Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Today I'll be discussing a very important topic with you regarding the economy of Pakistan, but I'll be touching upon the historical perspectives and then I'll dilate upon the future challenges. To start with, मैं सबसे पहले आपको explain करना चाहूँगा कि Pakistan was one of those countries in South Asia which in the decades of 1950s and 60s actually remained on a very high growth trajectory. 47 का जो पाकिस्तान, जो वेस्ट पाकिस्तान था, जो हम आज जिस पाकिस्तान में रह रहे हैं, it had a population of around 33 million with the per capita GDP of less than $100. उस वक्त जो ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान में थी वो ईस्ट पाकिस्तान में कुछ पोर्शन था और वेस्ट पाकिस्तान में था, और वेस्ट पाकिस्तान में छोटे मोटे जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स हमने इनहेरिट किए थे वो ऑपरेट कर रहे थे, बट दे वर नॉट वेरी एलैबोरेट. ज़्यादातर जो इंडस्ट्रियल एसेट्स की डिवीज़न हुई थी एट द टाइम ऑफ पार्टीशन, उससे इंडिया को ज़्यादा बेनिफिट मिला था. सो मोस्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग वाज टेकिंग प्लेस इन वेस्ट पाकिस्तान, बट primarily the economy of the country was based on agrarian output. अगर हम 1947 वाले पाकिस्तान को इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा जीडीपी और पॉपुलेशन कंपेयर करें तो हमें ये पता चलता है कि आज का पाकिस्तान ऑलमोस्ट 220 मिलियन के करीब है, एंड पर कैपिटा जीडीपी हैज़ रिजन टू अबाउट $1482, अराउंड 1500 आप इसको समझ लें $, पर कैपिटा जीडीपी है. वर्ल्ड बैंक फिगर्स हैं ये. पाकिस्तान इस वक्त आज 2019 के जो फिगर्स मेरे पास हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान इज़ द 4th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस. पाकिस्तान की जो राइस की एक्सपोर्ट्स हैं वो अबाउट $2 बिलियन की हैं. पाकिस्तान इज़ ऑल्सो द 8th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स, जिसकी अगर US टर्म्स में हम वॉल्यूम देखें तो $8 बिलियन है. और ये 47 से लेके 2018-19 तक, जब तक का डेटा मैं आपको आज आपके साथ शेयर करूँगा, इसमें वी ऑल्सो ऑब्ज़र्व कि हिस्टोरिकली ये जो 7 डेकेड्स का सफ़र है इसमें स्ट्रक्चर ऑफ द इकॉनमी हैज़ ऑल्सो चेंज्ड अ लॉट. एग्रीकल्चर जो मोर देन 50% ऑफ योर इकोनॉमिक एक्टिविटी एट द टाइम ऑफ पार्टीशन था, इट हैज़ कम डाउन टू अराउंड 20%. जो आपकी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ गई है, अदरवाइज जो एग्रीकल्चर का शेयर है इन द इकोनॉमी इट हैज़ बिन ड्रास्टिकली रिड्यूस्ड. और विद इन द एग्रीकल्चर सेक्टर वी ऑल्सो सी अ लॉट ऑफ शिफ्ट. और ये शिफ्ट किस तरफ है? ये शिफ्ट बेसिकली क्रॉप से हम देखते हैं कि लाइफ स्टॉक, डेयरी, मटन, बीफ, पोल्ट्री, इनकी तरफ भी एक एग्रीकल्चरल आउटपुट में एक शिफ्ट आया है. रादर देन जस्ट फोकसिंग ऑन लैंड बेस्ड क्रॉप्स और स्टेपल क्रॉप्स, पाकिस्तानी जो लाइफ स्टॉक में ग्रोथ हुई है वो काफ़ी कमेंडेबल है. पाकिस्तान की जो बीफ पोल्ट्री रिलेटेड, डेयरी रिलेटेड जो ग्रोथ है वो भी काफ़ी कमेंडेबल है. और पाकिस्तान इस वक्त 2019 के जो फिगर्स हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान इज़ द 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क, और 45.6 मिलियन टन्स एनुअल जो पाकिस्तान की आउटपुट है मिल्क की. सो मिल्क इज़ गुड इंडिकेटर कि पाकिस्तान की जो डेयरी की इंडस्ट्री है वो कितनी ग्रो की है इन 70 ईयर्स के अंदर. दूसरी तरफ जिस तरह ये एग्रीकल्चर आउटपुट में एक शिफ्ट आया और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ी है, मैन्युफैक्चरिंग साइड जो कम थी 47 में, वो आज अगर हम उसको देखें 2019-20 के अंदर तो हम देखते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग हैज़ गॉन अप बाय मैन्युफैक्चरिंग का जो शेयर है इट हैज़ गॉन अप बाय 25% सो पाकिस्तान की इस वक्त जो जीडीपी का मैन्युफैक्चरिंग का जो कंपोनेंट है वो अबाउट 25% है. जो मेजर चंक है हमारी जीडीपी में जो शेयर है वो है सर्विसेज इंडस्ट्री का. सो इट्स अबाउट 55%. सो दिस इज़ द एंटायर range of things which has happened and the entire spectrum, जिसके अंदर मैं चाह रहा था कि आप समझें कि 47 से लेकर 2019-20 तक क्या चेंजेस आई हैं आपकी स्ट्रक्चरली इकोनॉमी के अंदर. अब थोड़ा सा आई वुड लाइक टू डायलेट अपॉन कि हिस्टोरिकली जो ग्रोथ पैटर्न था वो क्या रहा पाकिस्तान का, और इसका रीजनल कंपैरिजन हम कैसे करते हैं पाकिस्तान का विद अदर स्पेशली साउथ एशियन कंट्रीज़ और
इवन ईस्ट एशिया से भी आप इसका एक कंपैरिजन कर सकते हैं, बिकॉज ईस्ट एशिया भी उस वक्त या सिमिलर या लोअर स्टेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे बहुत सारे मुल्क थे ईस्ट एशिया में भी। सो अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो लास्ट 60 ईयर्स में, ऑलमोस्ट 60-65 ईयर्स में, पाकिस्तान का जो एनुअल ग्रोथ रेट है, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है, वो अबाउट 5% रहा है, विच इज़ क्वाइट रीजनेबल। लेकिन ये क्योंकि ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम है 65 ईयर्स, और इसमें ऐसे भी पीरियड हैं जब आपने 7-8% भी टच किया है, लेकिन ऐसे भी पीरियड है जब आप 3% के राउंड 2.5, 3.5 पे भी होवर करते रहें। इनिशियली जो पीरियड था ना 60s का, स्पेशली 60s की पूरी डेकेड और 70s का थोड़ा सा पीरियड, इसके अंदर पाकिस्तान की जो बेसिकली ग्रोथ थी वो काफ़ी एनवीबल रही, और जो साउथ एशियन एवरेज थी उस वक्त, उससे पाकिस्तान इट वाज ऑपरेटिंग एट 2% अबव द साउथ एशियन एवरेज। सो पाकिस्तान उस वक्त अच्छी खासी ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री पे चल रहा था, और पाकिस्तान की जो एक ग्रोथ का जो पैटर्न था वो काफ़ी दुनिया में उसको एक अच्छे नज़र से देखा जा रहा था, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस के हवाले से भी और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के हवाले से भी, और इंडस्ट्रियल पैटर्न जो डेवलप हो रहा था उस वक्त मुल्क का, वो काफ़ी अच्छा रहा। 80s में भी ये ग्रोथ वापस आया था कुछ पीरियड के लिए, ये जो सेम 1960s के डेकेड्स का था। और अगेन आयरॉनिकली दोनों पीरियड के कंपैरिजन पॉलिटिकली कुछ किया जा सकता है ऑल्सो, क्योंकि दोनों पीरियड्स के अंदर मिलिट्री रिजीम्स इस मुल्क में इंस्टॉल्ड थी। लेकिन 1993 ऑनवर्ड्स हम देखते हैं, आफ्टर रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी इन 1998, और फिर डेमोक्रेसी इस मुल्क में 1999 तक रही, लेकिन 1993 से लेकर 1999 तक का जो पीरियड है उसके अंदर हम देखते हैं कि पाकिस्तान दोबारा काफ़ी पीछे चला गया, जो 70s के अंदर भी गया था आफ्टर 73, वो पाकिस्तान फॉल्टर किया, और पाकिस्तान की जो ग्रोथ रेट है वो रीजनल एवरेज से नीचे आ गई, ऑल्दो इट वाज, एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, इट वाज अबाउट 2% अबव द साउथ एशियन एवरेज। जो फर्स्ट 20 ईयर्स हैं पाकिस्तान के, ऑलमोस्ट 1970 तक आप लगा लें, जब 1969-70 तक का जो पीरियड है, उसके अंदर जो पाकिस्तान की, क्योंकि 2% अबव साउथ एशियन एवरेज थी, तो पाकिस्तान को ये उस वक्त देखा जाता था कि पाकिस्तान की बिकॉज हाई ट्रेजेक्ट्री थी, बहुत अच्छी ग्रोथ रेट थी, तो लोग कहते थे कि इट्स वन ऑफ द हाईएस्ट इन दिस रीजन। तो पाकिस्तान को बहुत सारी इंटरनेशनल एजेंसीज़ ने भी स्टडी किया उस वक्त, इसके ग्रोथ पैटर्न्स को भी देखा, और इसके अंदर एनालिसिस शुरू किया कि पाकिस्तान में क्या, पाकिस्तान क्यों ग्रो कर रहा है। उस वक्त का अगर हम पीरियड देखें तो पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स थी वो खासी ज़्यादा थी, और अगर हम उसको इन टर्म्स ऑफ कंपैरिजन देखें तो पाकिस्तान की अलोन जो पाकिस्तान एक्सपोर्ट्स कर रहा था, वो कंबाइंड एक्सपोर्ट्स इंडोनेशिया, मलेशिया, फ़िलीपींस, थाईलैंड और टर्की, इन सारों की जो कंबाइंड जो एक्सपोर्ट्स थी उनसे ज़्यादा पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स थी, और ये वर्ल्ड बैंक ने डेटा 2002 में इसके ऊपर रिलीज़ भी किया हुआ है। 90s का जब पाकिस्तान, जो मैं पहले आपसे मेंशन किया, उसका जो 90s का, अर्ली 90s में जो शुरू हुआ पाकिस्तान, वो लोएस्ट हो गया। सो ये 60s से 90s का जो सफ़र है, ये क्या हुआ आखिर, व्हाट हैपेंड, कि ये पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है ये वन ऑफ द लोएस्ट परफॉर्मर्स बन गई। और अगर आप देखें लोएस्ट परफॉर्मर्स इकोनॉमी के साथ साथ सोसाइटी ने भी बहुत लो लेवल पे चली गई, और सोसाइटी का एक इंडिकेटर होता है जो हम ह्यूमन डेवलपमेंट की सूरत में देखते हैं, और यूएन उसके ऊपर एक डेटा पब्लिश भी करता है एनुअली, जिसको हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहते हैं। तो पाकिस्तान करंटली उसमें 152 आउट ऑफ 189 स्टेट्स खड़ा हुआ है, विच इज़ क्वाइट अलार्मिंग एंड क्वाइट लो। ये जो डिस्पैरिटी और ये जो डिफरेंसेस क्रिएट हुए हैं बिटवीन 1960s और जो आज की इकोनॉमी है, इसको अगर हम देखें तो इट वाज अ वेरी टॉप परफॉर्मिंग इकोनॉमी एंड नाउ इट इज़ अ वेरी लो परफॉर्मिंग इकोनॉमी। तो इसके हमें आज ज़्यादा जो मैं आपसे बात करूँगा वो बेसिकली कॉजेज़ और चैलेंजेस के ऊपर बात करूँगा। तो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देना इसलिए ज़रूरी था कि आपकी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग ये डेवलप हो जाए कि ये एक सफ़र एक हाई ट्रेजेक्ट्री से शुरू हुआ है, और ये एक सफ़र जो आज हम अभी कर रहे हैं और जहाँ पे हम पहुँचे हैं सफ़र में, वहाँ पे हम काफ़ी लो प्रोफाइल इकोनॉमी बने हुए हैं। तो इसके मेन कॉजेज़ अगर हम देखें तो 60s तक तो जैसे मैं बता चुका हूँ कि अच्छी परफॉर्मेंस रही,
अच्छी ट्रजेक्ट्री रही, अच्छी उसकी एक शेप नज़र आ रही थी फ्यूचर, लेकिन ये क्या हुआ और क्या कॉजेज़ थे जिसने इसको एकदम नीचे एकदम गिरा दिया। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो केम इनटू पावर, so Bhutto had that socialist kind of an agenda, and then what he did was that he nationalized the major manufacturing concerns in Pakistan. What he did was that जो major industrial concerns थे, banking थी, insurance थी, education sector था, इसके अंदर उसने एक disruption create कर दी, और वो disruption ये थी कि by nationalizing investor confidence shatter होना शुरू हो गया, and when investors lose that confidence and they don't invest their capital into venture into enterprises, and they don't take risk with their capital, there is very little chance of an economy to grow. So that actually experiment with socialism had very negative impact on industrial development of the country. तो 60s की trajectory थी, and the 60s की decade जिसको बहुत सारे historians decade of development भी कहते हैं, because of Ayub Khan's industrial policy, and then a lot of investment coming, and then yes, definitely you had alliance with the West, a lot of military and financial aid coming, civilian aid also coming from the Western powers. Primarily it was military, but then that actually boosted the investor confidence, that gave predictability to public policies, and that was a kind of a decade in which there was kind of certainty in governance. बट ये जो एकदम एक सोशलिज्म का इम्पैक्ट आया, काइंड ऑफ सोशलिस्ट एक्सपेरिमेंट जो हुआ, उसने आपकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी सफ़र हुई, आपका इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस भी सफ़र हुआ, और एक और जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो नेगेटिव एक इम्पैक्ट हुआ उस वक्त की पॉलिसीज़ का, कि ब्यूरोक्रेसी को बहुत सारी पावर्स दे दी गई, एंड दे बिकेम वेरी पावरफुल इन इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग. And that actually, and you understand that it's not that bureaucracy is incompetent or something, but it's a heavy role was given to them, and which actually created a kind of delays in decision making, and red tapeism and things like inefficiencies and corruption and things like those crept into the system. दूसरा एक और जो प्रॉब्लम उस वक्त हुआ जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पॉलिसीज से, वो ये हुआ कि he actually substituted the culture of entrepreneurship and risk taking plus innovation by rent seeking and patronage suppressed by dynamism of the private sector. So जो private sector था वो suppress होना शुरू हो गया, because आपका innovation का, entrepreneurship का जो culture है वो substitute हो गया by rent seeking, और rent seeking on the part of bureaucracy and other institutions of the state. इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर भी खासा उस वक्त डिटीरेट करना शुरू हो गया, अनरिलायबल और एक्सपेंसिव पावर रही जो पावर की सप्लाई है, और इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर जो था वो भी आपका इनएडिक्वेट था. जुल्फ़िकार अली भुट्टो, when he was replaced by Ziaul Haq again a powerful military dictator backed by the West against the USSR in Afghanistan also, and a lot of aid pumped into the country in his era. He got the opportunity to reverse what Zulfikar Ali Bhutto had done in terms of culture of entrepreneurship, in terms of damage done by nationalization, but he did not actually undo. He stopped the process of nationalization, he abandoned it, but the preferential orientation towards the public sector, it remained. So he patronized that preferential orientation towards the public sector, and he did not actually take proactive measures to reverse what Bhutto had done. ज़ियाउल हक पीरियड में जो ज़्यादा इश्यूज़ रहे वो ये रहे कि आपके मैक्रो इकोनॉमिक इम्बैलेंसेस, आपका फिस्कल और करंट अकाउंट का डेफिसिट, और इसके अलावा डिफेंस स्पेंडिंग बड़ी हाई रही. डिफेंस स्पेंडिंग वाज ऑलमोस्ट 6.5% ऑफ योर जीडीपी ड्यूरिंग ज़ियाज़ रिजीम, और एक जो ओवरऑल निगलेक्ट था डेवलपमेंट स्पेंडिंग का, वो भी आपका एक रहा उस वक्त. आफ्टर ज़ियाउल हक़्स डिपार्चर, जब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स यहाँ पे इंस्टॉल होना शुरू हुई, तो इनिशियली तो बेनज़ीर भुट्टो डिडंट गेट अ लॉट ऑफ टाइम, एंड अगेन वो थोड़ा एक 18-20 मंथ्स का जो पीरियड था उनके पास, उसमें तो शायद शी कुड नॉट डू मच. बट व्हेन नवाज शरीफ केम, ही इंट्रोड्यूस्ड मेजर इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन रिफॉर्म्स, और उसमें जो थी जो उसकी पॉलिसीज़ थी नवाज शरीफ की उस पीरियड की, वो कोई ख़ास रिज़ल्ट तो नहीं ला सकी, और आपकी इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्ट्स तो काफ़ी स्टैग्नेटेड रहीं, बल्कि डिक्लाइन शुरू हो गया उनका लेटर ऑन.
और जो मैक्रो इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी थी वो नज़र आना शुरू हुई इकोनॉमिस्ट को कि उसकी सस्टेनेबिलिटी जो है इट्स अ सीरियस प्रॉब्लम। फाइनेंशियल सेक्टर में जो नवाज शरीफ पीरियड में जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज बैंक्स थे वो डोमिनेट करते रहे और वो इनएफिशिएंसीज भी थी उनमें, और एक्सेस टू कैपिटल लिमिटेड रहा। ऑल्दो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हो रही थी बट एक्सेस टू कैपिटल लिमिटेड रहा। और पॉलिसी इन्वायरमेंट जो रही ओवरऑल गवर्नमेंट की इन टर्म्स ऑफ रूल्स, टैक्सेस, इंपोर्ट टैरिफ्स, इट वाज अनस्टेबल। एक और जो इस पीरियड के दौरान ये जो डेकेड थी आपकी 90s की अप टिल 1999, इसमें एक और जो फैक्टर था विच एक्चुअली पुल डाउन योर इकोनॉमी एंड योर सोसाइटी वाज द फ्रीक्वेंट चेंजेस इन गवर्नमेंट। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही आपकी, 4 गवर्नमेंट्स 88 से लेकर 99 तक डिस्प्लेस हुई विदाउट कंप्लीटिंग देयर टर्म्स, और इससे इकोनॉमी को, जब इतनी अनप्रडिक्टेबिलिटी इकोनॉमी में हो, इतनी अनसर्टिनिटी हो फ्रॉम द पॉलिटिकल डायमेंशन, तो उससे इकोनॉमी काफ़ी सफ़र करती है। नवाज शरीफ साहब ने एक और काम भी किया आफ्टर द न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स, जिससे इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा शैटर हुआ, और वो था फ्रीजिंग ऑफ फॉरेन करेंसी अकाउंट्स। जो फॉरेन करेंसी अकाउंट्स की फ्रीजिंग थी उससे रेजिडेंट्स और नॉन रेजिडेंट्स जो थे उनका बहुत सारा, पाकिस्तान में जो थे उनका बहुत सारा कॉन्फिडेंस शैटर हुआ। इन्वेस्टर्स और बिजनेस कम्युनिटी एट लार्ज हर्ट हुए, और फिर इकोनॉमी के अंदर जब आपकी इस तरह की सिग्नल्स मिलें और इस तरह के डिसीजन लिए जाएं, और जब आपके इन्वेस्टर्स और बिजनेस कम्युनिटी हर्ट हो, तो फिर ग्रोथ के चांस बहुत मिनिमल हो जाते हैं। इस पीरियड के अगर हम डेटा देखें इन टर्म्स ऑफ सोशल, जो आपकी डिप्रिवेशन स्टार्ट हुई, हम देखते हैं कि इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी इट इंक्रीज फ्रॉम 18 to 34, तो 18% से 34% इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी चली गई ड्यूरिंग दिस डेकेड। पाकिस्तान सिर्फ इन पॉलिसीज़ की वजह से हर्ट नहीं हो रहा था, एक और इशू भी चल पड़ा हुआ था, और वो इशू ये था कि यूएस आप में डिसइंटरेस्टेड हो गया था आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। तो जब अफ़गान वॉर ख़त्म हुई है और जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया और फिर उसकी आगे स्टेट्स बन गई और रशिया फिर फॉर्म हो गया, इस्टेब्लिश हो गया, तो यूएस ने विड्रॉ किया अफ़गानिस्तान से, और वो जो आपकी ऊपर एक वो जो था उसका एक पेट्रनेज चल रही थी फॉर 10, 11, 12 ईयर्स, वो आपके ऊपर से हटी। तो वो जो आपकी रिलायंस थी ऑन यूएस असिस्टेंस, वो बड़ी क्लियर हो गई कि आप बड़ा हेविली रिलाई कर रहे थे, और बिकॉज वो पॉलिटिकल सिस्टम पिछला जो था डेकेड का वो मिलिट्री बेस्ड पॉलिटिकल सिस्टम था, मिलिट्री उसमें रूल कर रही थी, तो वो आपकी इश्यूज़ सामने आना शुरू हुए सोशली और इकोनॉमिकली। इसके अलावा जो न्यूक्लियर टेस्ट थे उन्होंने फर्दर एक्सेंचुएट कर दी सिचुएशन को, और आपकी इकोनॉमिक डिफ़िकल्टीज बढ़ गई जब आप पे सैंक्शंस लग गई वेस्ट की जानिब से। इससे आगे जब हम चलते हैं तो अगेन इन 1999 मिलिट्री केम इन टू पावर। अक्टूबर 1999 के बाद जनरल परवेज़ मुशर्रफ बिकेम द पावरफुल लीडर ऑफ द कंट्री, और जनरल मुशर्रफ का एक एजेंडा ये भी था, एक उनका पॉइंट ये भी था कि मैं इकोनॉमिक रिकवरी जो है मुल्क की वो करवाऊंगा, और इकोनॉमिक्स जो है मुल्क की खासी ख़राब हुई हुई है, इसको ठीक करना है। ही कलेक्टेड अ टीम ऑफ टेक्नोक्रेट्स, उन्होंने एक असेंबल की टीम ऑफ टेक्नोक्रेट्स एज पार्ट ऑफ हिज कैबिनेट, और फिर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किए ड्यूरिंग 2000 to 2007, जितनी देर वो एब्सोल्यूट पावर में रहे, क्योंकि उसके बाद फिर 2008 में हम देखते हैं 2007 के एंड पे इलेक्शंस हुए थे आफ्टर असैसिनेशन ऑफ बेनज़ीर भुट्टो 2007-8 में, और फिर 8 में पीपल्स पार्टी केम टू पावर। तो अबाउट 2007 तक उनके पास इफेक्टिव पावर थी, और उस वक्त उन्होंने ये जो रिफॉर्म्स किए इकोनॉमिक। लेकिन साथ ही साथ एक पैरेलल एक और चीज़ भी डेवलपमेंट हुई इंटरनेशनली, एंड आई थिंक यू कैन गेस इट, इट इज़ 9/11 अटैक्स। वो जो 9/11 अटैक्स हुए थे उसने पाकिस्तान की जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को चेंज कर दिया, और पाकिस्तान दोबारा वेस्ट के उस रेडार में आ गया, और यूएस और नेटो की जो अलायंस थी, पाकिस्तान ने जब उसको ज्वाइन किया तो अगेन इट वाज शावर्ड विद अ लॉट ऑफ एड, और पाकिस्तान एक उनकी फ्रंट लाइन स्टेट बन गया इन द सो कॉल्ड वॉर ऑन टेरर। साथ ही साथ जो पैरेलल मैं आपको बता चुका हूँ, जो रिफॉर्म्स चल रहे थे मुशर्रफ साहब के, उसकी वजह से ये हुआ कि आपकी जो इकॉनमी थी उसमें दोबारा एक रेजिलियंस, एक दोबारा उसमें जान पड़ गई, रीइन्विगरेट हो गई, पैसा भी आना शुरू हुआ बाहर से, क्योंकि प्रेडिक्टेबिलिटी हो गई थी गवर्नेंस की, ऑल्दो इट वाज अ मिलिट्री गवर्नमेंट बट स्टिल वो रही।
और पाकिस्तान ने 6 से ऊपर अपनी एवरेज जीडीपी ग्रोथ रेट रिकॉर्ड करना शुरू कर दी। पावर्टी भी रिड्यूस हुई अबाउट 10 परसेंटेज पॉइंट्स। अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स गिरे फ्रॉम 8.4 टू 6.5% और 11.8 अराउंड 12 मिलियन न्यू जॉब्स भी क्रिएट हुई बिटवीन 1999 टू 2008। आपकी ग्रॉस एंड नेट एनरोलमेंट रेट्स एट प्राइमरी level of schooling was also improved. It also improved. आपकी चिल्ड्रन इम्यूनाइजेशन, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट्स जो हैं वो इम्प्रूव हुए। लेकिन 2008 के बाद आप ये देखते हैं कि आपकी इकोनॉमी दोबारा फॉल्टर कर गई और फॉल्टर कर गई और आज आपकी इकोनॉमी जो 2008 से लेके 2020 में जहां हम हैं इस वक्त, हम देखते हैं कि आपकी इकोनॉमी की जनरली बहुत पुअर परफॉर्मेंस रही। और ये जो पिछली डेकेड में, जो मिलिट्री डेकेड में जो इम्प्रूवमेंट हुई थी, वो दोबारा हम रिवर्सल की तरफ चले गए। रादर देन बिल्डिंग एंड कैपिटलाइजिंग ऑन वेयर द मिलिट्री लेफ्ट इट, देन टेकिंग एडवांटेज ऑफ इट, and then through strong institutional responses, through good public policies, through good governance, successive governments, this is the third government since Musharraf has left. So pehle Pakistan People's Party, then PMLN and now PTI. So 3 different parties have come into power since the departure of the military dictator, but still we see that we were not able to capitalize on from where he left it. So hame, with all our you can say disagreements with the political system of Musharraf, with all his reforms, but wherever the economy was left, it was in somewhat better shape than what it is now. And वो जो better shape थी उसके ऊपर capitalize करना चाहिए था, but we faltered. तो हम ये देखते हैं कि आपकी इंटरनल सिक्योरिटी की वजह भी है इसमें, आपकी एनर्जी की शॉर्टेज भी है, आपके और बहुत सारे गवर्नेंस के इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से ये इकोनॉमी फॉल्टर करती रही है इन दिस डेकेड और अभी भी इसकी पोजीशन खासी वीक है। तो अगर मैं इस सारे हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव को सिंस इंडिपेंडेंस अगर आपके सामने समराइज़ करूं तो हम कहते हैं कि इनिशियली भुट्टो के जो रिफॉर्म्स थे उन्होंने आपको इनिशियली डैमेज किया और ड्रिफ्ट कर दिया आपकी पॉलिसी को फ्रॉम इंडस्ट्रियलाइजेशन टू अनदर पाथ। लेकिन सब्सिक्वेंटली भी बहुत सारे इश्यूज आए जिसमें हम कहेंगे इनकंसिस्टेंसी, discontinuity and lack of coherence in economic policies, political instability, weak domestic security and law and order, poor governance, unwillingness to take tough but unpopular decisions to set the course of economy right. These all combined together and they as whole package, they played दैट रोल जिसके ज़रिए आपकी इकॉनमी जो है वो पुल डाउन होना शुरू हो गई और पाकिस्तान के ग्रोथ रेट्स डिक्लाइन कर गए। अगर हम इस वक्त आज देखें तो फ्रॉम सोशल पर्सपेक्टिव मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि पाकिस्तान इज़ परफॉर्मिंग वेरी लो एज फार एज HDI इज़ कंसर्न। पाकिस्तान की इस वक्त जो हाफ ऑफ द पॉपुलेशन इज़ इलिटरेट एंड 2/3 ऑफ फीमेल पॉपुलेशन इज़ इलिटरेट। More than half of the population does not have access to decent health facilities, hospitals, medical care. या आपकी 50% से ज़्यादा population जो है इसको access नहीं है इस वक्त। आपकी infant mortality rate जो है वो 80 per 1000 है, which is still very high. आपका जो women का और children का health status है इस region के अंदर, एशिया के अंदर और साउथ एशिया में particularly, ये बहुत low है। आपकी female participation जो लेबर में रेट है, जो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है वो भी बहुत लो है और इट्स अमंग्स द लोएस्ट इन साउथ एशिया। और आपकी जो पर कैपिटा इनकम्स और ग्रोथ रेट्स हैं इन कंपैरिजन टू अदर साउथ एशियन कंट्रीज वो भी बहुत लो हैं। एक और फैक्टर जिसको मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा उसको माइंड में ज़रूर रखें कि 2001 की जो चेंज हुई पाकिस्तान की जियो स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस, उसको मैं दोबारा ज़रा लिंक करूँगा और फिर हम थोड़ा सा ज़रा वापस रिवाइंड करेंगे और पीछे जाएंगे। 2001 में हम देखते हैं कि पाकिस्तान को जो एडवांटेजेस मिले थे 2001 की 9/11 जो अटैक था US के ऊपर, उसका जो सबसे बड़ा एडवांटेज पाकिस्तान को मिला था वो था कि पाकिस्तान के लिए कोएलिशन सपोर्ट फंड बना और US पाकिस्तान को $1 बिलियन एनुअली देना शुरू हुआ।
यूएस ने बड़े अरसे के बाद पाकिस्तान की सिविलियन और मिलिट्री एड को दोबारा रिवाइव किया, रिस्टोर किया, और बहुत सारे लोग इस जो कैपिटल इनफ्लो शुरू हुआ, जो रेमिटेंसेस शुरू हुई पाकिस्तान में, इसको रिस्पॉन्सिबल एक फीचर, एक रिस्पॉन्सिबल कॉज समझते हैं पाकिस्तान की ग्रोथ रेट्स का हो सकता। ऑल्दो देयर वर पैरेलल इकोनॉमिक एंड सोशल पॉलिसीज being implemented by the government of Pervez Musharraf, but this foreign assistance definitely played some role, but इसकी costs भी थी, huge costs। आपकी civilian population की जो after war on terror जो casualties हैं more than 80,000, आपकी civilian और फौज की casualties, innocent lives का जो आपका ज़िया हुआ इस पीरियड के दौरान, ट्रैवल एडवाइजरीज इशू हुई बिजनेसमैन को, फॉरेन ट्रैवलर्स को, आपका एक इमेज टूरिस्ट के ऊपर, इन्वेस्टर्स के ऊपर जो बना बिकॉज ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, आपकी जो इंश्योरेंस प्रीमियम्स थे, आपकी गुड्स जो एक्सपोर्ट हो रही थी उन इंश्योरेंस प्रीमियम्स उन पे एस्केलेट कर गए, आपके एक्सपोर्ट ऑर्डर्स डाइवर्ट हुए दूसरी मुल्कों की तरफ बिकॉज अनप्रडिक्टेबिलिटी आई हुई थी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन की वजह से। ऑल्दो पैसा तो फॉरेन असिस्टेंस का आ रहा था, बट व्हाट आई वांटेड टू हाईलाइट ओवर हेयर कि इसका बहुत ज़्यादा ढोल पीटा जाता है कि जी वो फॉरेन असिस्टेंस आई तो बड़ा फ़ायदा हो गया था पाकिस्तान को, और वही डेफिनेटली उसका फ़ायदा ज़रूर हुआ, लेकिन उसकी अगर कॉस्ट बेनिफिट मैट्रिक्स के अंदर उसको हम एनालाइज करें तो हम देखते हैं कि उसका नुकसान ज़्यादा हुआ एज सोसाइटी पाकिस्तान को। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स तो ठीक हुए, और वहीं से फिर हमें आगे चलना चाहिए था इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, और फिर सोसाइटी रीबिल्डिंग शुरू करनी चाहिए थी, लेकिन वो हम शायद नहीं कर सके, और फॉरेन असिस्टेंस को हमें इतना प्ले अप नहीं करना चाहिए। 2008 में हम जब दोबारा, जहाँ से मैंने पीछे थोड़ा डिस्कनेक्ट करके आपको ये दोबारा यहाँ पे लेके गया 2001 में, 2008 में अब दोबारा चलते हैं कि 2008 के बाद से आखिर क्या हुआ। 2008 के बाद से या 2008 के थोड़ा सा पहले से अगर हम देखें तो परवेज़ मुशर्रफ की एक टसल स्टार्ट हो गई थी जुडिशरी के साथ, और ये जो जुडिशरी के साथ टसल थी, इसके बाद एक वाइड स्प्रेड एजिटेशन पूरे मुल्क में, पूरा मुल्क एक लपेट में आ गया था वाइड स्प्रेड एजिटेशन की, और हर जो सेक्टर था वो इसके हवाले से जो था वो इफ़ेक्ट हो रहा था। इसके अलावा जो मुशर्रफ की अगर हम उस पीरियड की देखें तो NRO, नेशनल रिकन्सिलिएशन ऑर्डिनेंस, जिसने आउटस्टैंडिंग क्रिमिनल केस अगेंस्ट पॉलिटिशियंस के अगेंस्ट, आई डोंट नीड टू एलेबोरेट मच ऑन दैट, बट ऑल ऑफ यू नो कि उसके क्या इफ़ेक्ट्स थे इसके ऊपर। और फिर असैसिनेशन ऑफ बेनज़ीर भुट्टो, ये जो थे ये 2008, 2007 के एंड, 2007 के अर्ली पार्ट, और ये जब ये शुरू हुआ सारा कुछ, तो इससे बहुत सारा पाकिस्तान के ऊपर इकोनॉमिकली इम्पैक्ट आना शुरू हुआ। और क्योंकि इस तरह की चीज़ों का एक लैग पीरियड भी होता है, इनके इम्पैक्ट्स थोड़ी देर फ़ौरन शायद भी कुछ आते हैं, शॉर्ट टर्म भी, लेकिन इनके मीडियम और लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स भी होते हैं एक सोसाइटी और इकॉनमी पे, वो बाद में आना शुरू हुए, लेकिन पहले ये जो थे ये हमें इनिशियली देखने पड़े। फिस्कल डेफिसिट जो था वो आपका 7.4% से हम देखते हैं 7.4% ऑफ GDP 2008 के बाद एकदम आपका जो है वो रिकॉर्ड होना शुरू हो गया, 7.7%, 6.5% और 7.4% ऑफ GDP तक गया, विच इज़ एक्चुअली बियॉन्ड द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट ऑफ फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट। तो वो जो ब्रीच हुई जो उसकी लिमिट, which gives a lot of which raises a lot of eyebrows, which rings a lot of alarm bells, ये शुरू हो गया। और इसके अलावा गवर्नमेंट ने एक्सेसिव बोरोइंग स्टार्ट कर दी, अपनी डेफिसिट फाइनेंसिंग की, अपने डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए उसने जो था जब एक्सेसिव बोरोइंग की तो उससे इन्फ्लेशन आई मुल्क के अंदर। इलेक्ट्रिसिटी और गैस की लोड शेडिंग हम देखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गई इस पीरियड के अंदर, जिससे आपकी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और एक्सपोर्ट सेक्टर हर्ट होना शुरू हो गया। ट्रेड इम्बैलेंस आपका बहुत बढ़ गया, करंट अकाउंट डेफिसिट आपका 88.4% ऑफ GDP तक चला गया। फॉरेन कैपिटल इस डेकेड में पूरी में 2008 से लेकर 2018-19 तक जो आपका है पीरियड, इसमें आपका जो था आपका फॉरेन कैपिटल इनफ्लोज जो थे वो ड्राई अप होना शुरू हो गए। और इसके ऊपर जो इश्यूज आना शुरू हुए कि इतने टर्बुलेंट टाइम्स के अंदर आपके गवर्नर्स ऑफ स्टेट बैंक और आपके फाइनेंस मिनिस्टर्स, ये 5 गवर्नर्स चेंज हुए और 5 ही फाइनेंस मिनिस्टर्स चेंज हुए 2008 से 14 के पीरियड में। तो ये 8 से 14 का पीरियड जो रहा,
ये बड़ा ही टर्बुलेंट रहा इन टर्म्स ऑफ दिस। और साथ आपकी लॉ एंड ऑर्डर तो मैं आपको बता ही रहा हूँ कि वो अभी इम्प्रूव नहीं हो रही थी और उस वक्त वो खासी नेगेटिव सिग्नल्स दे रही थी। टैक्स रिफॉर्म्स भी आपको जो थे वो भी डिसफंक्शनल थे और वो भी कोई ऐसे या रिवर्स कर दिए गए थे या उनको पूरी ईगरनेस से और अर्नेस्टनेस से उनको नहीं फॉलो किया जा रहा था। प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस जो थी उसको भी हॉल्ट कर दिया गया। जो ब्लीडिंग स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस थी वो जो थी वो उसी तरह ब्लीड कर रही थी। और इसकी एक मैं आपको एक अगर डेटा आपसे शेयर करूं कि जो नेशनल एक्सचेकर के ऊपर बर्डन था लॉस मेकिंग पब्लिक एंटरप्राइजेस का, वो अराउंड 5 बिलियन US डॉलर्स था और विच इज़ एक्चुअली अबाउट 1/5 ऑफ द रिकरेंट बजट ऑफ पाकिस्तान। सिविल सर्विसेज एज एन इंस्टीट्यूशन and other institutions, they became dysfunctional. तो these were the main causes जो आपकी इकोनॉमी को 2008 के बाद भी नीचे पुल डाउन करना शुरू हुए। अब जो नेक्स्ट हम बात करेंगे वो करेंगे कि ठीक है, हिस्टोरिकली भी समझ आई पाकिस्तान कहाँ था, कहाँ है, क्यों, कैसे हिस्ट्री में से ट्रैवल करते हुए हम जब आए तो हमने देखा क्या क्या हुआ। फिर हमने इनको कॉजेज़ को भी एनालाइज कुछ थोड़ा सा कर लिया। अब हम मूव करते हैं कि हमारे लिए फ्यूचर में चैलेंजेस क्या हैं, वेयर टू गो फ्रॉम हेयर नाउ एंड हाउ टू रीच दोज बिग गोल्स, हाउ टू बिकम अ सस्टेनेबल इकोनॉमी, हाउ टू बिकम अ सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी, हाउ टू बिकम अ पावरफुल रोबस्ट इकोनॉमी। और इवन अगर अभी हम पावरफुल बहुत ज़्यादा पावरफुल होने की बात नहीं भी कर रहे, एटलीस्ट एक सस्टेनेबल इकोनॉमी तो हमें बनना चाहिए। अब तो उसके लिए हमारे पास क्या चैलेंजेस हैं और हमें क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। सबसे पहले तो देखें जी, जो 2008-9 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था उसके बाद काफ़ी दुनिया जो है हर्ट हुई। लेकिन रिसेंटली, अनटिल रिसेंटली, बिफोर दिस पैंडेमिक, ये जो हम अभी कोविड-19 से गुजर रहे हैं, इससे कुछ देर पहले तक अगर आप देखें तो ग्लोबल इकोनॉमी वाज बॉयंट 2018-19 में और अच्छा ग्लोबल जो रेट्स थे वो ठीक थे। ऑल्दो प्रोटेक्शनिज्म जो US की चाइना के साथ ट्रेड वॉर है उसके इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं, या राइज़ ऑफ चाइना के एक डायनामिक्स हैं, राइज़ ऑफ ईस्ट के अपने डायनामिक्स हैं। वेस्ट कैसे उसको देख रहा है, ईस्ट कैसे देख रहा है, ईस्ट अपने आप को कहाँ फ्यूचर में देखता है, वेस्ट कहाँ अपने आप को फ्यूचर में देख रहा है, लोग उस पर कैसे कमेंट कर रहे हैं, पॉलिटिकल साइंटिस्ट उसको कैसे देख रहे हैं, सोशियोलॉजिस्ट कैसे देख रहे हैं, इकोनॉमिस्ट कैसे देख रहे हैं। ये सारी चीज़ें बड़ी वैलिड हैं और इनको भी इन डेप्थ स्टडी करना ज़रूरी है। लेकिन इट्स बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस लेक्चर या दिस सेशन। लेकिन फिर भी हम जनरली देखेंगे कि अब पाकिस्तान के लिए जो सबसे ज़्यादा चीज़ चैलेंजिंग हो सकती है इन द आफ्टरमैथ ऑफ दिस पैंडेमिक ऑल्सो, वो ये है कि ग्लोबल कंडीशंस इकोनॉमिक कितनी फेवरेबल रहती हैं पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान इज़ नॉट अ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी और पाकिस्तान को ये बनना पड़ेगा अगर पाकिस्तान ने सस्टेनेबली ग्रो करना है। पाकिस्तान को अपनी इंडस्ट्रियल कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी और जब तक पाकिस्तान अपनी इंडस्ट्रियल कैपेसिटी, इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रोसेस को नहीं फोकस करता और उसको एक इनोवेटिव टेक्नोलॉजी की बेस के ऊपर रख के बिल्ड करता, तो तब तक पाकिस्तान की ग्रोथ जो है वो तकरीबन नामुमकिन है। आई वुड से इट्स इम्पॉसिबल कि हमें उसको एक ट्रैजेक्टरी को हासिल करने के लिए जो हमारी पहले रही है कभी, उसके लिए हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन करनी पड़ेगी। दूसरा, अगर ये कंडीशंस हमें ऑब्जर्व करनी पड़ेंगी कितनी फेवरेबल रहती हैं और कैसे हम अपनी इकोनॉमी को रीडिज़ाइन करते हैं इस पीरियड के अंदर, या आगे जो इसके बाद जब नॉर्मलाइज होती है सिचुएशन तो हम अपनी प्रायोरिटीज़ को कैसे देखते हैं। बिकॉज इस पेंडेमिक से और इस लॉकडाउन से और इस स्लोअर इकोनॉमिक एक्टिविटी से हम भी बहुत बुरी तरह मुतासर होंगे और उससे हमें फिर बाहर निकलने के लिए क्या करना पड़ेगा और आगे हमारे लिए क्या अनफेवरेबल और फेवरेबल कंडीशंस होंगी, उनमें से कैसे हमें पिक एंड चूज़ करके कहाँ हमें अपनी एनर्जीज़ लगानी पड़ेंगी, वो हमें सबसे बड़ा चैलेंज आएगा। सेकेंड हमें आएगा कि हम अपनी इकोनॉमी को कैसे इंटीग्रेटेड रखते हैं विद ग्लोबल इकोनॉमी, हम ग्लोबल वैल्यू चेन्स के अंदर कहाँ फिट होते हैं। हमारे लिए CPEC एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो सिर्फ एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए शायद नहीं है बल्कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए। चाइना के साथ एक डीपर कोलैबोरेशन हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और इंडस्ट्रियलाइजेशन में काफ़ी हेल्प कर सकती है। एंड द ओनली कंडीशन इज़ दैट वी हैव टू प्रायोरिटाइज इट एंड ब्रिंग इट अप इन द एजेंडा ऑफ द गवर्नमेंट एंड द पॉलिटिकल डिस्कोर्स एंड सोशल डिस्कोर्स एंड इकोनॉमिक डिस्कोर्स। अगर ये डिस्कोर्स में आना शुरू हो गया
और इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात होगी और चाइनीज़ कोलैबोरेशन से हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन की बेस को स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर दिया, तो आई एम श्योर कि हमारा चैलेंज जो है वो हम जल्दी ओवरकम कर लेंगे। दूसरा, वी हैव टू डाइवर्सिफाई आर एक्सपोर्ट्स। हमारा जो एक्सपोर्ट्स का आर पोर्टफोलियो इज़ वेरी लिमिटेड, उसकी वजह से वी हैव वेरी स्मॉल एरियाज इन द वर्ल्ड मार्केट जहाँ हम जाके अपनी एक्सपोर्ट्स को बेच सकते हैं। अनलेस एंड टिल वी डाइवर्सिफाई आर एक्सपोर्ट्स, we diversify the basket of goods and services produced within our economy through again the process of industrialization, strategies, plans and policies, we are not going to be a good self-reliant economy. हमें ये करना पड़ेगा, अपना पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा और हमें कंपेटिटिव गुड्स भी बनानी पड़ेंगी। इवन अगर हम आउटसोर्सिंग के तौर पे चाइनीज़ कंपनीज़ के लिए भी यूज़ किए जाएँ ऑफशोरिंग और आउटसोर्सिंग के लिए, तो तब भी हमें उनके साथ मिलके उनकी ग्लोबल वैल्यू चेन्स में फ़िट होना पड़ेगा। और अगर हम ग्लोबल वैल्यू चेन्स में फ़िट हो गए तो हमारी एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी, हमारे लोगों को जॉब्स भी मिलेंगी और हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी भी जनरेट होगी और हमारे ग्रोथ रेट्स भी अच्छे हो जाएंगे। इसके अलावा जो हमें चैलेंज फेस करना पड़ेगा और जिसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए वो है हमारी लेबर प्रोडक्टिविटी। हमारी जो लेबर है उसकी प्रोडक्टिविटी जो है वो खासी कम है, स्किल्स भी कम हैं और उनकी आउटपुट भी कम है। और अगेन देयर आर अदर इश्यूज़ लाइक एजुकेशन है, हेल्थ रिलेटेड इशूज़ हैं जो HDI में हम देखते हैं कि पाकिस्तान में लो है पाकिस्तान, जिसकी वजह से पाकिस्तान बाकी कंट्रीज़ की निस्बत नहीं कर पा रहा जो बाकी कंट्रीज़ जहाँ पे जिन टारगेट्स को अचीव कर रही हैं जिस ट्रेजेक्ट्री पे वो हैं। R&D पे हमारा बिल्कुल फोकस नहीं है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक ऐसा एरिया है कि जिसके बगैर कोई इकोनॉमी ग्रो कर ही नहीं सकती। साउथ कोरिया की एग्जांपल ले लें, हांगकांग की एग्जांपल ले लें, ताइवान की एग्जांपल ले लें, जापान की एग्जांपल ले लें, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर की एग्जांपल ले लें। ये ईस्ट एशिया में वो इकोनॉमीज़ हैं जो पाकिस्तान से पीछे थी। मतलब मलेशिया, थाईलैंड और सिंगापुर तो पाकिस्तान से डेफिनेटली बहुत पीछे थे। और ये वो इकोनॉमी, साउथ कोरिया बहुत पीछे था पाकिस्तान से, बल्कि एक जैसी ट्रेजेक्ट्री शुरू हुई 60s में। उधर भी मिलिट्री रूल थी, पाकिस्तान में भी मिलिट्री रूल थी। बट इन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन को समझा, इन्होंने अपने पोर्टफोलियो को एक तो डाइवर्सिफाई किया, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बनाया। अगर चलें सिंगापुर ने उस तरह शायद नहीं बनाया जैसे साउथ कोरिया ने। साउथ कोरिया में चेबल्स आए और उन्होंने फिर उसको इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रोसेस की। लेकिन अगर हम साउथ कोरियन मॉडल से भी देखें तो हमें अपनी लेबर को प्रोडक्टिव बनाना है, हमें R&D करनी है, हमें ट्रेडिशनल मोड जो है मैन्युफैक्चरिंग का उससे हमें दूसरी तरफ जाना चाहिए, वो जो R&D बेस्ड इनोवेशन है। यहाँ भी प्राइवेट सेक्टर क्या कर रहा है पाकिस्तान में, गवर्नमेंट से सब्सिडीज मांगने की कोशिश करता रहता है, अपना शेयर लेता है कि जी हमें ये दे दें, R&D की तरफ नहीं जाता। मे भी चलें उसके लिए एक पॉलिसी फ्रेमवर्क भी नहीं है। सो प्राइवेट सेक्टर एंड गवर्नमेंट सेक्टर दे हैव टू कम टुगेदर। यूनिवर्सिटीज़ हैव टू ऑल्सो कम इन। अगर यूनिवर्सिटीज़ का रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रॉपर यूटिलाइजेशन शुरू हो जाए तो हम R&D अच्छी कर सकते हैं और इनोवेट भी कर सकते हैं। दूसरी जो लास्टली मैं आपसे बात करना चाहूँगा वो है कि पॉलिसी मेकर्स शुड स्टिक टू they should be like steadfastly pursuing sound, credible and consistent economic policy. देखें जी अनसर्टेनिटी है और एम्बिग्यूटी है ना, ये एम्बिग्यूटी कुछ हद तक तो ठीक भी होती है, अनसर्टेनिटी भी पता है सबको कि अनसर्टेनिटी तो होती है बिल्कुल 100% प्रेडिक्टेबल। लेकिन जिस तरह की अनसर्टेनिटी हमारे एनवायरनमेंट में रहती है इसको थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा और इसको रॉबस्ट, साउंड, प्रेडिक्टेबल पॉलिसी से थोड़ा सा हमें काउंटर करना पड़ेगा। और हमें अपना इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर, इंस्टीट्यूशंस को वेल फंक्शनिंग बनाना पड़ेगा। सिविल सर्विस रिफॉर्म्स की बहुत सख्त ज़रूरत है इस मुल्क को। आपकी जो लोकल गवर्नमेंट है वो इस मुल्क में स्ट्रॉन्ग होनी बहुत ज़रूरी है। जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की एक लिंगरिंग रिलक्टेंस है टू गिव अवे पावर्स टू लोकल गवर्नमेंट, उसको ओवरकम करना ज़रूरी है। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा खासा डेवलप कर रहा है चाइना, अगर हम और उससे डीपर हेल्प ले लें, उससे डीपर कोलैबोरेशन कर लें, वो हमें फ़ायदा कर सकता है। हमारे जो प्रोसीजर्स हैं आउटडेटेड, हमारा ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में हम इम्प्रूव किए हैं और अभी इसमें मज़ीद बहुत सारा रूम है जो किया जा सकता है। मेरे कुछ पर्सनल रिलेशनशिप्स हैं, दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, मैं उनको देखता हूँ वो बिज़नेस में कितना स्ट्रगल कर रहे हैं। और कुछ ऐसे लोग हैं जो बाहर से भी आना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट, लेकिन उनके लिए इतनी हिंड्रेंसेस हैं, इतने ऑब्स्टिकल्स हैं कि वो नहीं काम कर पा सकते। सिविल सर्विस का मैं आपको बता चुका हूँ, स्टेट को इम्पार्शियली, ट्रांसपेरेंटली और एफिशिएंटली अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना चाहिए। पावर, नेचुरल गैस, पाइपलाइन, स्टोरेजेस, रोड्स, रेलवेज, अर्बन मास ट्रांजिट, वाटर सप्लाई, यू नेम, many things have to be done, but these have to be done through sound, consistent policies of the government. इंडस्ट्री और कॉमर्स का हेल्प करनी, स्किल्स की डेवलपमेंट, इनोवेशन और टेक्नोलॉजी की बात, टेक ट्रांसफ़र की बात फॉरेन इन्वेस्टमेंट के ज़रिए करवानी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं
ये हमारे फ्यूचर चैलेंजेस होंगे। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आपके मुल्क में इस हद तक तो आ गई है कि सिविलियन सेटअप में तीसरा गवर्नमेंट आई है, और अगर ये भी इंशाल्लाह पूरा अपना पीरियड करती है तो 3 टर्म्स, ऑल्दो बीच में प्राइम मिनिस्टर तो शायद नहीं सारे अपनी टर्म्स पूरी कर सके हुए, लेकिन चलें गवर्नमेंट्स तो उन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज़ की रही 5 ईयर के पीरियड में, और अगर ये 5 ईयर पीटीआई का भी टर्म पूरा हो जाता है तो एक स्टेबिलिटी और कंसिस्टेंसी आ जाती है। आपकी ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस, ये एक चैलेंज होगा। एग्रीकल्चर, अर्बन प्रॉपर्टी और सर्विस इनकम के ऊपर टैक्सेशन, ये एक चैलेंज होगा। आपकी इन्वेस्टमेंट रेट्स को बढ़ाना एक चैलेंज होगा, और सिर्फ इन्वेस्टमेंट रेट्स को बढ़ाना ही नहीं बल्कि क्वालिटी ऑफ इंस्टीट्यूशंस को बेहतर करना, जैसे मलेशिया, थाईलैंड और सिंगापुर में है। इस तरह की अगर हम क्वालिटी ऑफ इंस्टीट्यूशंस रेज कर लेते हैं तो हमारा बहुत चांस है कि हम दोबारा एक अच्छी इकोनॉमिक ट्रैजेक्टरी पे आ जाएं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर अटेंशन।